ब्रेकअप होने वाला है। हाँ, अरे रोमांटिक लव ब्रेकअप नहीं भाई, लव ब्रेकअप होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी लड़की के साथ या कंचन के साथ तो ब्रेकअप नहीं हो सकता, वो 7 जन्मों वाला है। मेरा लव ब्रेकअप होने वाला है इसके साथ। ये ब्रेकअप भी किसी लड़की के साथ ब्रेकअप से कम पेनफुल नहीं है, बहुत पेनफुल है। क्योंकि इस मशीन ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। मेरा लंबा रिलेशन है, इमोशनली एंड कैरियर वाइज, बहुत सारे रीजन से इस मशीन से मैं अटैच्ड हूँ। नॉट पर्टिकुलरली दिस मशीन बट इन जनरल जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा मैं अटैच्ड हूँ। डेफिनेटली यहाँ भी इस टेक्निक की वजह से ही हूँ। कंचन को बोस्टन में जॉब मिली है और वो इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रही है। मैं रिमोटली 3-4 महीने काम करूँगा और फिर मुझे नई जॉब फाइंड करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि मैं इस टेक्निक से दूर चला जाऊँगा एंड डिफरेंट एरिया में काम करूँगा। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं इस टेक्निक के बारे में, क्या पढ़ा हूँ, कितना लंबा रिलेशन है और क्या क्या किए हैं। साइंस में जो भी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये टेक्निक के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं जो पढ़ा था वो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उस टाइम पे आइडिया भी नहीं होता कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। पढ़े, समझे, क्वेश्चन किया, ख़त्म। मास्टर में जब बीएचयू में था उस टाइम पे प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रोजेक्ट था कि आप एक सैंपल लो और एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करो और देन स्पेक्ट्रा से स्ट्रक्चर निकालो। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंट देखा था। जो टेक्नीशियन थे वो छूने भी नहीं देते थे एनएमआर को। जाओ वहाँ पे बताया क्या क्या है, एनएमआर कराए, स्पेक्ट्रा दिया और स्पेक्ट्रा से फिर हम लोग को निकालना रहता था स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद मैंने कंपनी में चला गया। कंपनी में एनएमआर नहीं था, HPLC, GC जो भी एनालिटिकल टेक्निक होती हैं वो सब पे काम किया एंड देन PhD करने का प्लान बनाया। तो प्रोफेसर अजय राय केमिस्ट्री के थे बट ज़्यादातर उनका काम था अप्लाइड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेशली बायोलॉजिकल एरिया में, कि एनएमआर को बायोलॉजिकल सैंपल्स पे जैसे CSF है, प्लाज्मा, सीरम, यूरिन, टिश्यू सैंपल है, ये सब में कैसे यूज कर सकते हैं। राज सर से पहली बार मिलने गया था और इंटरेस्ट जताया तो उन्होंने बोला कि तो उन्होंने एक थीसिस पकड़ाई अपने स्टूडेंट्स की और बोला कि इसको पढ़ो और समझो। तो मेरा जो नॉलेज था एनएमआर का केमिस्ट्री एप्लीकेशन के लिए था और वो पूरा बायोलॉजी में काम कर रहे थे, मेटाबोलॉमिक्स, मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफिकेशन, इस सब में। तो वो टोटली डिफरेंट था। मैं 3-4 घंटे उसको ऐसे ऐसे करता रहा कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा समझ में नहीं आया ज़्यादा बट मैं कर लूँगा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे ये था कि हाँ लर्न मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ओके चलो, फिर बाकी और भी चीज़ें बात हुई, मैंने ज्वाइन किया एंड देन पूरा इस टेक्निक्स पे ही मेथड डेवलप करना, इसको क्लिनिक्स में अप्लाई करना। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था कि अमीबिक लीवर अब्सेस, उसमें 2 तरह का इन्फेक्शन होता है, एक वाटर बॉर्न प्रोटोजोन पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। तो उसको कैसे एनएमआर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से काम हुआ, पब्लिश्ड हुआ। तो इस तरह का काम था, मेथड डेवलपमेंट, क्वांटिफिकेशन वगैरह एज एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट्स में। फिर PhD फिनिश करने के बाद यहाँ चला है। यहाँ भी मेरा मोस्ट ऑफ द काम इमेजिंग में है और सिमिलर काम है एनिमल MRI में या एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कुछ क्लिनिकल सैंपल पे काम करते हैं। इसमें इस तरह से सैंपल डालते हैं हम लोग और जब MRI हो जाती है तो हम अपने आप को सैंपल बना के डाल देते हैं उसमें। कुछ लोग सोचते हैं कि MRI सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। MRI सबसे ज़्यादा सेफ़ टेक्निक होती है। एक्सरे डेंजरस होता है बट एज कम्पेयर टू एनी अदर टेक्निक MRI इज़ लाइक रियली सेफ़। हम खुद कई बार ऐसे ही फ़न के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अंदर गए हुए हैं, स्कैन वगैरह करने के लिए फुल बॉडी। जो लोग साइंस में नहीं हैं उनके लिए बता दें ये टेक्निक क्या है। इसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी बात करते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एटम्स की, उसकी। रेजोनेंस एक फिनोमेना होती है, कॉमनली सब लोग जानते हैं, जो 2 फ्रिक्वेंसी मैच करती हैं तो रेजोनेंस क्रिएट होता है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रा। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और इस टेक्निक के अराउंड, इस टेक्निक से रिलेटेड 6 नोबल laureate हैं, 6 नोबल प्राइज़ मिले हैं। कुछ फिजिक्स में मिला है, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ मेडिसिन में। फर्स्ट नोबल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में
ऑटो स्टर्न करके हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन्स का डिस्कवर किए थे, उस फिनोमेना को डिस्कवर किए थे, जिसके बेस पे टेक्निक है। सेकेंड मिला है 1944 में एस्डोर राबी को, जिन्होंने डेवलप किया था कि न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो रेजोनेंस मेथड के थ्रू। 1952 में ब्लॉक एंड पर्सल को मिला है फॉर डिस्कवरिंग ए न्यू मेथड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक प्रिसीजन मेजरमेंट एंड डिस्कवरी इन कनेक्शन, सो इसी के फर्दर डेवलपमेंट्स में मिला है। एंड देन रिचर्ड अर्न्स्ट को 1991 में केमिस्ट्री में मिला है नोबेल प्राइज़। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, जो मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है रिचर्ड अर्न्स्ट ने डेवलप किया है। एंड देन 2002 में मिला है कर्ट वुथरिच को, जो 3D स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं प्रोटीन का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एंड देन 2003 में मिला है पॉल को एंड मैन्सफील्ड को मेडिसिन में। उन दोनों लोगों को इमेजिंग टेक्निक के लिए मिला है कि ये जो ग्रेडियंट डेवलप किया था कि कैसे बिना कुछ टच किए हुए हमारे ब्रेन्स का डिफरेंट स्लाइस में इमेज ले ली जाती है, और एग्जैक्टली पता कर लेते हैं डॉक्टर्स की, रेडियोलॉजिस्ट पता कर लेते हैं कि ट्यूमर इससे कितना नीचे है, कितनी बड़ी है, और किधर से सर्जरी करने पे पास और इजी होगा। सो बिना टच किए एक एक स्लाइस लाइक डिफरेंट सेक्शंस का इमेज ले ली जाती है। तो 6 नोबेल प्राइज़ मिला है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिचर्ड अर्न्स्ट, जिनको 1991 में केमिस्ट्री में मिला है, और एन वुथरिच, जिनको 2002 में मिला है प्रोटीन के लिए। ये दोनों लोग हमारे PhD इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस पहले था, अभी सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च हो गया है। दोनों लोग वहाँ पे आए हुए हैं और दोनों लोग से मिले हुए हैं हम लोग। तो प्रोफेसर खेत्रपाल बहुत बड़े पर्सन है इंडिया एनएमआर कम्युनिटी में, तो वो बुलाते रहते थे सब लोगों को, तो अच्छा लगता था कि हाँ वर्ल्ड के बिग लोग आए हुए हैं। ये है हमारा रिलेशन इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। सो प्रोफेसर खेत्रपाल बोलते थे कि यहाँ पे जो ट्रेंड हो गया और अच्छे से काम कर लिया, 2-3 पब्लिकेशन लेके वर्ल्ड में कहीं भी जॉब पा सकता है। तो वही इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक के बेसिस पे शुरू हुआ था, अभी उसको ब्रॉड कर दिया गया है। जिन लोग को नहीं पता है बता दें, ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और बहुत सारे एरिया में एप्लीकेशन होता है, और ऑलरेडी इसका 3 मेजर क्लास है। एक जो लिक्विड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ों में यूज होती है, जो ये है। दूसरी जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, MRI वगैरह, जो क्लिनिक में भी और रिसर्च में भी यूज होती है, ये भी इसी के कंसेप्ट की है। ईच एंड एवरीथिंग सेम रहता है। इवन इस इंस्ट्रूमेंट पे भी छोटे माइस और रैट वगैरह का इमेजिंग होती है। एंड सॉलिड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टोटली अलग है, और नई एरिया जो आ गई है फंक्शनल MRI। फंक्शनल MRI भी कम्प्लीटली इमेजिंग से काफ़ी अलग है, और वो भी बहुत अप्लाइड है। तो हम जो जानते हैं इस टेक्निक के बारे में, आई कैन से 5% जानते हैं बस। इतनी ज़्यादा वाइड और इतना ज़्यादा डीप है कि उसका मैं जस्ट 5% जानता हूँ। ऐसा नॉट मोर देन 5%, हार्डली 5 to 10% कह सकता हूँ। जैसे इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मोर देन 1000 प्रोग्राम्स हैं, एंड आई नो ओनली लाइक मे बी 25 to 50 प्रोग्राम, उससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। भाई इतना लंबा रिलेशन है इस टेक्निक के साथ, और इसकी वजह से मेरे कैरियर में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब मैं छोड़ दूँगा, इस पे नहीं काम करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है। और ये है हमारी स्टोरी ब्रेकअप की। एंड देखते हैं, हो भी सकता है क्या पता नई जॉब इसी एरिया में मिल जाए, या इसी एरिया में और कुछ एडवांस में करने को मिल जाए। और जो लोग मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखे हैं, लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ भी, तो आप देख सकते हैं। इसका डिटेल बताया हुआ है कि इस किस कंसेप्ट पे काम करती है, कैसे स्ट्रक्चर निकलता है, कैसे ये स्पेक्ट्रा वगैरह आता है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, ये मैग्नेट पार्ट है, और इसके नीचे सारे प्रोब वगैरह लगी हुई है, सारी इसी की एक्सेसरीज है। ये दोनों कंप्यूटर इसी का पार्ट है, और बेस्ड ऑन कि किस तरह का काम कर रहे हैं, उधर बहुत सारी प्रोब रखी हुई है। क्या आपका पर्पज़ है, कैसा सैंपल है, उसके हिसाब से हम लोग इसके अंदर प्रोब चेंज कर देते हैं। अगर आप लाइव माइस या किसी एनिमल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सारी एसेसरीज लगा के उसको ऑक्सीजन गैस वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं जिंदा रखने के लिए। इन कंटिन्यूस हमारा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। सो अभी मेरा सैंपल ख़त्म हो गया है, और ये मेरा लास्ट सैंपल है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर।
मैं जा रहा हूँ निकालने के लिए। CBMR जो लखनऊ में है, जहाँ से मैंने PhD किया है, ये 750 मेगाहर्ट्ज़ है, वहाँ पे 800 मेगाहर्ट्ज़ था। इससे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एडवांस न्यू इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि जो प्रोफेसर खेत्रपाल थे उनको था कि नहीं, इंडिया का सेकेंड हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट आएगा और मोस्ट एडवांस आएगा, तो इसलिए उन्होंने 800 मंगाया था। फर्स्ट 800 मेगाहर्ट्ज़ TFR बॉम्बे में था, सेकेंड CBMR लखनऊ में आया था। और सबसे इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक चीज़, इसी टेक्निक ने मुझे और कंचन को मिलाया है। ट्रू, इट्स ट्रू। कंचन जब मास्टर कर रही थी इलाहाबाद में, तो उसको डिजर्टेशन करना था, तो उसके एक प्रोफेसर थे रिकमेंड किया कि CBMR जाओ, वहाँ पे डिजर्टेशन करो। तो आई तो CBMR में उसने 3-4 महीने या 1 महीने डिजर्टेशन का काम किया था। उस टाइम पे उसको इंटरेस्ट आ गया था कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एरिया में ही PhD करना है। तो फिर बहुत जगह उसको एडमिशन मिला था PhD में, बट स्टिल वो घूम के लखनऊ आई उसी इंस्टीट्यूट में कि NMR पे काम करेगी। और मैं वहाँ पे ऑलरेडी था, और कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ पे सीनियर था, और 1.5 साल से ज़्यादा पहले से काम कर रहा था। तो जो कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मुझसे पूछती थी, तो somehow I got a chance to impress her। तो ये हमारी रोमांटिक लव स्टोरी में भी ये लव स्टोरी घुसी हुई है कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताओ कंचन, कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं रहती तो तुम मुझसे मिलती ना? हाँ? ना, कहाँ मिलते, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। नहीं, न NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती, नहीं मिलती, नहीं जुड़वा आते। क्या? अभी तो मुझे लग रहा है ना कि मतलब AK गुप्ता सर ने MSc में नहीं पढ़ाया होता तब तो कुछ भी नहीं होता। So, वही बताया कि MSc में पढ़ी, AK गुप्ता ने रिकमेंड किया कि डिजर्टेशन करो, और NMR में डिजर्टेशन करने आई, और फिर इसके बाद इंटरेस्ट हो गया कि NMR में काम करना है। एंड फिर हम ऐसे ही वहाँ टल्ले पड़े हुए थे। इंतजार कर रहे थे मेरा। यस। जैसे तुम आई, ग्रैब किया, मतलब अटैक कर दिया। यू आर माइन। सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।